दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, मेरी तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। आज लेक्चर 1 है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर जो है डिलीवर किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में नीचे या फिर लिंक आप कमेंट सेशन में देखिएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये सीरीज़ बेसिकली अगर बात करें तो IAS PCS के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जो एस्पिरेंट्स 2021 के एग्ज़ाम की यानी कि देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में 2024 तक ये सीरीज़ वैलिड होगी। इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप 2021 से लेकर 2024 तक के बीच में किसी के बीच में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि 2021, 2022, 23, 24 जो भी है अपने हिसाब से करंट अफेयर को ऐड कर लेना, साथ में इकोनॉमिक सर्वे को ऐड ऑन कर लेना और बजट को कर लेना। इन 3 सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन करने के बाद आपका जो पूरा स्टैटिक और साथ में जो भी डायनामिक पार्ट होगा वो मैं यहाँ पे कवर कर दूँगा। तो आज के टॉपिक को आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय को लेकर चलेंगे। आज हम थोड़े बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और आशा करूंगा कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, कुछ ज़बरदस्त लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं हूँ नितिन अरोड़ा, चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी बोलूँगा कि इसकी जो भी PDF फाइल्स होती हैं, लिंक्स होंगे, जो भी हम नोट्स देंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे। हमारी वेबसाइट पर आप जाके देख लीजिएगा, हमारी वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में इंस्टाग्राम, ये कुछ लिंक्स हैं, ये कुछ किताबें जो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट लिखी गई हैं, ये आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं। PGP ग्रुप के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं। PGP पेड ग्रुप होता है और साथ में टेस्ट सीरीज़ के लिए 30 टेस्ट करंट अफेयर बेस्ड पे टेस्ट आते हैं जिसके चार्जेस 5000 हैं, जिसमें हम करंट अफेयर की PDF मंथली बेसिस पे फ्री देते हैं। ये तो थी मार्केटिंग बात की बात। आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के इस क्लास 1 में अगर मैं बात करूँ तो पहले हम परिचय को समझेंगे। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किए थे काफ़ी 3 साल पहले, तो वहाँ पे मैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बता पाया था। यहाँ बताना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप लोग जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको एक सामान्य ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्या पता खुदा न खास्ता इससे रिलेटेड भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर देखेंगे, इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। अर्थव्यवस्था की शाखाएं भी देखेंगे, जिसके अंदर आप बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र भी आता है अगर देखा जाए तो। फिर इसके साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के भी क्या नाम महत्वपूर्ण घटक देखेंगे, फिर बाद में तुलना करेंगे और इस लेक्चर का जो समापन करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 अगर हम बात करें, इसको आप अपने नोट्स में लिखते चले जाइएगा और साथ में ये डिटेल भी रोड मैप ये अपने हिसाब से इंडेक्स भी बना लीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था एक परिचय। देखिए इस लेक्चर में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 4 लेक्चर डिलीवर होंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के 4 लेक्चर बनेंगे मेरे हिसाब से। अभी आज हम लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ये पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, राइट। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 पार्ट में जाके चैप्टर 1 हमारा जो है कंप्लीट होगा। देखिए दोस्तों, परिचय की अगर बात करें तो पहले क्या, देखिए थोड़ा सा हमें एक बोल सकते हैं इतिहास या फिर इनके फादर कौन हैं, क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। क्यों, अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं, कल को किसी ने कुछ पूछ लिया तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि भैया आखिर हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन वाद प्रतिवाद या फिर इंटरव्यू लेवल तक में भी जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें वैज्ञानिक तौर पे, जिन्होंने वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया, उसको हम बोलते हैं एडम स्मिथ। और अगर हम बोलें कि जनक के तौर पर अगर हम बात करें तो वो हमारे कौटिल्य जी ही, जो हमारे देश के जो थे वो कौटिल्य जी के ही जो हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें अर्थशास्त्र के तौर पे, वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग। ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे मैं 3 टर्मिनोलॉजीज को समझाने की कोशिश करूंगा बहुत डेप्थ के अंदर। एक है आपका उत्पादन, दूसरा है आपका यहाँ पे उत्पादन, वितरण और उपभोग। यानी कि अगर मैं इसको पहले वितरण मान लेते हैं और तीसरा है आपका उपभोग, और यहाँ पे है सेवाओं में सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी जो अगर बात करें तो इंक्लूड है। यहाँ पे ये कहता है, इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग कंजप्शन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में डेफिनेशंस की अगर मैं अभी फ़िलहाल में अगर मैं बात करूं तो, वैसे तो एडम स्मिथ जो हमारे 1723 17 से 19 तक जो इनका जन्म तिथि है ये,
को अर्थशास्त्र का जनक जो बेसिकली माना जाता है। तो ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे डाला है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए पता चल सके। और उनकी किताब आई थी एडम स्मिथ की, जो ये हमारे एडम स्मिथ हैं, ये द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में अर्थशास्त्र को धन का जो है विज्ञान जो है यहाँ पे स्पेशली कुछ इस तरह की किताब आई थी। तो इस पे इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब कि इकोनॉमिक को ऐसे एक डायमेंशन के तौर पे जो दिखाने की कोशिश यहाँ पे करी थी। और आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो जनक है वो बेसिकली कौटिल्य जी को ही जाता है। तो मैं यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली उत्पादन, वितरण और उपभोग, इन 3 टर्म्स को जो यहाँ पे समझने की हमें ज़रूरत है। देखो दोस्तों, उत्पादन, अब यहाँ से समझिएगा, मान लीजिए आप हैं, आपकी फैक्ट्री है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक मिनट मेरे पेन में को दिक्कत आ रही है, हाँ, तो उसमें आप क्या करेंगे, डेफिनेटली उत्पादन करेंगे। उत्पादन क्यों करेंगे? टू अर्न द प्रॉफिट। भाई आखिर लाभ कमाने के लिए तो कोई चीज़ का आप उत्पादन करेंगे। इवन अगर आप कोई अगर सेवाएं भी करते हैं, मान लो कोई सेवाएं भी देते, तो इधर से उधर जाएंगे, कोई इधर से जाओगे, इधर जाओगे, इधर से कहीं कोई और गति में मतलब कि डायमेंशन में जाओगे, किसी और डेस्टिनेशन पे जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लगेगी साथ में। तो उत्पादन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एनर्जी से भी आप जो है वर्ड को जोड़ सकते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ की एनर्जी लगाई जाती है। इसी की जैसे वितरण, जब हम चीज़ों का वितरण किया जाता है, जब चीज़ों को नेटवर्क किया जाता है, जैसे मान लो एक ऑफिस से जब कंज्यूमर गुड तक जब यहाँ पे तक जो है पहुँचाया जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पतंजलि का आप टूथपेस्ट लेते हैं, तो उसके ऑफिस से निकला, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, और फिर बाद में आपके पास शॉप मतलब आपके पास आया, तो कहीं ना कहीं वितरण भी हो रहा है। उपभोग माने जो हम पेस्ट करेंगे, हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का, तो इसको हम उपभोग के तौर पे देखेंगे। यानी कि अगर मैं दोबारा से बात करूं, किसी चीज़ का जब इकोनॉमी के अंदर उत्पादन होता है, साथ में वितरण होता है और उपभोग होता है, तो इन तीनों की प्रक्रिया को मिला के जो है इनको जो है हम अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के तौर पे जो है इनको समझने की जो कोशिश करी जाती है। यानी कि अगर बात करते हैं इन 3 मूलभूत सिद्धांतों पे हमें जो है अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था हमें जो है समझनी होती है। उत्पादन में हम किसी चीज़ का जब हम उत्पादन करते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई छोटी मोटी फर्म है, अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए आप मोबाइल के चार्जर्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब आप उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीच में वितरण भी आएगा, क्योंकि भी आपको अब ऐसा तो है नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हम तो ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल कर देंगे, तो बताइए कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। भाई अगर आप ऑनलाइन भी सेल करोगे तो बीच में फ्लिपकार्ट वाला, अमेजोन वाला भी तो आपके घर से पिकअप करेगा, तो जब पिकअप करेगा तो कहीं ना कहीं वो भी वितरण के तौर पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। फ्लिपकार्ट वाला हब पे लेके जाएगा, हब से भी दूसरी सिटी में जाएगा, दूसरी सिटी में फिर उसके बाद कंज्यूमर को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें डायरेक्टली वितरण तो हो ही रहा है यहाँ पे भी। और उपभोग, जब वो बंदा चार्जर को यूज़ कर लेगा, चाहे व्हाट्सएवर जब कंज्यूम करे, चाहे फिजिकली करे, चाहे मेंटली करे, चाहे कैसे भी करे, तो उस चीज़ का जब उपभोग करेगा तो उस चीज़ में जो है इन चीज़ों को गिना जाता है। क्योंकि इन 3 वर्ड्स पे मैंने इसलिए ज़्यादा स्पेसिफाइड किया, क्योंकि बेसिकली किताब के अंदर से डेफिनेशन देके छोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं डेप्थ के अंदर नहीं समझ आ पाता, जिसके कारण जब यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं तो फिर आपका बंटा धार हो जाता है। तो आई होप उत्पादन, वितरण और उपभोग के में अब आपको जो है बात करें तो कोई भी डाउट जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब समझते हैं अर्थशास्त्र किससे कहते हैं। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि क्या है क्या नहीं है। हमने अभी इस पीपीटी में ये समझा कि भाई 3 अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के की प्रक्रिया का जो स्पेशली इसमें अध्ययन किया जाता है। हमने ये भी समझा कि एडम स्मिथ जो थे फादर मतलब एडम स्मिथ जो थे इन्होंने मतलब इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। हमने ये भी समझा कि द वेल्थ ऑफ नेशन मतलब इन्होंने किताब लिखी थी इस तरह की। और हमने ये भी समझा कि भारतीय जनक के जो है अगर अर्थशास्त्र को माने तो कौटिल्य ने कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अंदर जो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अब हम समझते हैं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, अर्थशास्त्र देखो यहाँ पे 2 टर्म हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो अभी हम पहले अर्थशास्त्र को समझते हैं। वैसे सीरीज का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक बेसिक समझाने के लिए हमें अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा। देखो, अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन संबंधित, एवं शास्त्र का अर्थ यहाँ पे होता है अध्ययन, राइट। यानी कि अगर हम इस अर्थशास्त्र को तोड़ें, अगर इसको विच्छेद करें तो हमें 2 पॉइंट निकलते हैं, धन संबंधित और इसका अध्ययन। यानी कि धन से रिलेटेड हम किसी चीज़ का जब अध्ययन करते हैं तो हम उसको तौर पे हम अर्थशास्त्र के तौर पे समझ सकते हैं। अतः धन से संबंधित अध्ययन की प्रणाली को ही अगर हम बात करें तो हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करें, अगर हम मोटा मोटा थोड़ा सा बात करें तो हमें यहाँ पे यही देखने को मिलता है कि धन से संबंधित, ध्यान समझिएगा, धन से संबंधित को ही हम जो है इसके अध्ययन को जो है हम अर्थशास्त्र के तौर पे जो हम यहाँ पे जो है समझते हैं, राइट।
फिर इसके बाद हमें ये पता चलता है कि अर्थशास्त्र के अंदर जो हमने समझा उपभोग, विनिमय, वितरण आदि का भी जो अध्ययन किया जाता है। विनिमय का मतलब होता है कि जब मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। विनिमय का मतलब एक और यहाँ पे डेफिनेशन को समझिएगा। अभी तक मैंने आपको उत्पादन, उपभोग समझा, अब यहाँ पे एक वर्ड विनिमय भी आ रहा है, विनिमय, राइट। विनय का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं एक्सचेंज, इंग्लिश में वर्ड होता है एक्सचेंज या फिर आदान प्रदान। जब फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, आप जब कोई मान लीजिए आप एक नोट्स लेने जा रहे हैं, किसी को मान लीजिए किसी भी चीज़ के नोट्स लेने जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली शॉप वाले को 100 रुपये का नोट देंगे, वो आपको नोट देगा, कुछ बाद में चिल्लर दे देगा, जो भी है। तो उस केस में कहीं ना कहीं आपने अगर बात करें तो चीज़ों का विनिमय किया है, यानी कि आदान प्रदान, यानी कि चीज़ों को कन्वर्ट किया है। आपने इस पैसे के थ्रू जो है इन चीज़ों को, नोट्स के थ्रू आपने जो चीज़ों को ले लिया, और कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे जो है विनिमय के तौर पे जो चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं। मैं एक चीज़ को बहुत डेप्थ के अंदर लेके चलूँगा ताकि आपको इसके बाद इकोनॉमिक सीरीज़ को लेकर कोई भी द्वंद्व आपके दिमाग में जो बिल्कुल भी ना रहे। फिर जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर अनेक नई शाखाएँ जोड़ी जाती हैं। देखिए क्या होता है हमारा देश, अब देखिए समय क्या है, या फिर इवन इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि समय क्या है हमारा, भाई गतिशील है। और दूसरी बात, अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2000 में और 2020 की अगर मैं बात करूँ, राइट, 2000 में हमारे पास नोकिया का, आपने देखा होगा नोकिया का मॉडल चलता था जिसका नाम था 3310, बहुत फेमस मॉडल था। और आज के समय स्मार्टफोन है, ध्यान समझिएगा, स्मार्टफोन है, सभी के पास होते हैं मैक्सिमम। तो आज के समय टच वाला स्मार्टफोन है, और वहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा फ़ोन होता है सिर्फ बात करने के लिए। 2000 की मैं बात करूँ तो उस केस में और आज से 20 साल में देखो कितना फ़र्क, कितना चेंज हमें जो देखने को मिला टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उसी के जैसे हमारी चीज़ें जो है बिल्कुल चेंज हैं, यानी कि समय जो है बिल्कुल गतिशील है। गतिशील जब चीज़ें होती हैं तो उसी के साथ जब अध्ययन किया जाता है तो उसके भी डायमेंशंस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि 1980 की बात करें तो 1970 की बात करें तो वहाँ पे हमें ये पता चलता था कि भाई केंद्र को ही सारे काम करने चाहिए, लेकिन हमें 2000 में ये पता चला नहीं भाई, केंद्र को सिर्फ रेगुलेशन यानी कि विनियामक जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं और जो गतिशीलता आती रहती है। तो उसी के कारण अर्थशास्त्र जब पहले था वो एक अलग हुआ, उसके बाद अलग अलग जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अलग अलग डायमेंशन निकालने स्टार्ट किए। भाई किसी ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक निकाला, किसी ने अगर बात करें किसी ने ह्यूमन इकोनॉमिक निकाला, किसी ने रीजनल इकोनॉमिक निकाला। तो अलग अलग डायमेंशंस की शाखाएं जो है अगर बात करें तो बढ़ती चली गई। तो इसी की जैसे एक बात करें तो समय की मांग के अनुसार जो है चीज़ों को हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बोलें तो समय के कारण जो है चीज़ें में अनेक शाखाएं जो हमें हमारी जो बेसिकली जो है जुड़ती चलेगी। जैसे कुछ लोग जन कल्याण को लेकर इकोनॉमिक के बारे में समझते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर ज़्यादा इकोनॉमिक को मानते हैं, कुछ विदेशी विनिमय के इत्यादि के अंतर्गत जो है धन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सभी कारण अगर बात करें अर्थशास्त्र के अंदर अलग अलग डायमेंशन के तौर पर हमें चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। फिर अर्थशास्त्र का विषय की अगर बात करें जहाँ हम आर्थिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर हम बात करें तो हम बेसिकली सिद्धांत पढ़ते हैं कि भाई क्या कौन से सिद्धांत है जिनको हम इम्प्लीमेशन करें तो ये चीज़ें जो है सक्सेसफुल जो है यहाँ पे हो सकती हैं। साथ में अगर बात करें तो आर्थिक वस्तुओं सेवाओं से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं ताकि आर्थिक कल्याण से जुड़ी आर्थिक निर्णय तक पहुंचा जा सके। इसमें एक वर्ड को समझिएगा कि अर्थशास्त्र के अंदर आर्थिक निर्णय जब चीज़ें लिए जाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रोल जो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। साथ में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र के तौर पर जो समझा जाता है। यानी कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यूपीएससी क्या करेगा या फिर स्टेट पीसी वाले क्या करेंगे, अर्थशास्त्र क्या है क्वेश्चन मार्क दे देगा, 4 तरह के ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो। यानी कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र के तौर पे जो यहाँ पे जो है कहा जाता है। मनुष्य अपने जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और इसे अर्थशास्त्र के अंदर जो है रखा जाता है। कोई भी आर्थिक क्रिया करता हो चाहे कुछ भी करता हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के तौर पर जो उसको जो है बिल्कुल का बिल्कुल जो है डिनोट जो है यहाँ पे जो है किया जाता है। आई होप आपको भी क्लियर हो जाएगा, जब हम तुलना करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहार है, व्यवहार को समझिएगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको। और अर्थशास्त्र के अध्ययन को जब उपभोग में लाया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान समझिएगा। देखिए अर्थशास्त्र क्या है, बेसिकली एक सिद्धांत है कि ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें हों तो सही होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक है, एक व्यवहारिक पक्ष है।
व्यापारिक पक्ष ऐसे 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 आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं बोलूँ, जैसे कि अब मैं आपको यूपीएससी के हिसाब से एग्जांपल दूँ, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार यूपीएससी इजी है, ये मान लीजिए सिद्धांत हो गया। लेकिन व्यवहार में हमें पता चलता है कि ये यार यूपीएससी इज़ नॉट सो ईजी। यूपीएससी के लगन, मेहनत, जिद, जुनून सारी चीज़ें चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो टफ भी होता है, क्योंकि अगर इजी होता तो सभी के सभी लोग जो है पास कर जाते। तो यूपीएससी इज़ नॉट सो ईजी। तो हमें ये पता चला कि सिद्धांत तो बोलता है ईजी है, लेकिन व्यवहार में हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो जो है वो क्या नाम है, चीज़ें जो है टफ हैं। क्यों? जब हम चीज़ों को इम्प्लीमेशन में लाते हैं, यानी कि जब हम उस काम को करके जब अपना खुद का जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको जो व्यवहार के तौर पर जो है समझा जाता है। यानी कि हमने जो चीज़ थ्योरी में पढ़ी और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको व्यवहार के तौर पर जो जाना जाता है। जो थ्योरी चीज़ें होती हैं उनको जो हम अर्थशास्त्र के तौर पर चीज़ों को समझ सकते हो, और व्यवहार के यानी प्रैक्टिकल बोले तो उसको हम अर्थव्यवस्था के तौर पर जो चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हो। और अर्थशास्त्र के व्यवहारिक अध्ययन को ही जो हम अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था वह काल्पनिक क्षेत्र है जहाँ आर्थिक वस्तुएं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन, यानी कि इसका मूल रूप से अच्छे ढंग से जो है बेसिकली जो है काम यहाँ पे जो है किया जाता है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब समझो अर्थव्यवस्था। देखो दोस्तों, अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, अब भारत में ऐसे तो है नहीं कि कोई 3 तरह की, मतलब आपको पता होगा कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया, वैसे 5 तरह की क्रिया होती हैं आज के दौर में। बट इकोनॉमिक जो है अभी जो है 3 तरह की क्रिया को ही ज़्यादा मानती है। तो उस केस में कोई कृषि कर रहा है, कोई खनन कर रहा है, कोई विनिर्माण कर रहा है, कोई सेवाएं दे रहा है, तो कहीं इन सब का कहीं ना कोई बेसिकली देखा जाए तो भारत के अंदर कोई ना कोई काम तो हो ही रहा है। तो उसी के तौर पे जब इसका इन गतिविधियों को निष्पादन, यानी कि अच्छे ढंग से हम कोई चीज़ बनाते हैं या फिर बेचते हैं या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी काम हम करते हैं, जब उसका हम निष्पादन करते हैं, तो उस केस में फिर हम जो है यहाँ पे अगर बात करें तो इस केस में जब हम आर्थिक गतिविधियों को जो हम संकलन करते हैं और फिर उसका जो है निष्पादन कार्य जो यहाँ पे करते हैं, जब तो इसी चीज़ को अगर बात करें तो हम इसी को जो है आर्थिक क्रिया के तौर पे जो है समझा जाता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को एक साथ, जब हम होता है ना, पूरा भारत जब अपनी क्रियाओं में लगा रहता है, अब जो लोग होते हैं वो अपने रोजगार को लेके कहीं ना कहीं मतलब कि चिंतित रहते हैं कि वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे हम लोग टीचिंग दे रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं कि आपको भी अफसर बनना है, तो उसी केस में जब कोई क्रिया चलती रहती है, लगातार क्रिया चलती रहती है, तो उसी को जो हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के तौर पर जो है उसको जो है जाना जाता है। अभी तक थोड़ा डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, अभी थोड़ा समझते हैं अंतर। तो अंतर जब कराऊंगा तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखो, अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के अंदर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखो विषय और सिद्धांत को पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यवहार को जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है अध्ययन जो यहाँ पे किया जाता है। अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है, जबकि अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे जो निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन की भूमिका जो है बेसिकली यहाँ पे निभाता है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। इसकी किताब अर्थव्यवस्था का विस्तार किया गया है, और अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो इस तरह से मतलब इन चीज़ों को मैंने आपको जो है यहाँ पे अंतर करके यहाँ पे बेसिकली दिखाया। अगर सार की बात करें दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का सार के तौर पे देखें तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जाता है। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्र में सिद्धांतों को अपनाने की बात की वास्तविक तस्वीर को जो बेसिकली यहाँ पे जो है दिखाने की जो कोशिश यहाँ पे करता है। तो सार रूप में अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं एक लाइन में बात करूँ तो सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं अर्थव्यवस्था और से निपटना जो होता है अर्थशास्त्र जो है यहाँ पे कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा हमारे देश के अंदर जो हमारे संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। सीमित का मतलब यहाँ पे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा सीमित वर्ड को। देखो, सीमित का मतलब अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि देखो यार, सबकी जो डिज़ायर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं, आपको मान लीजिए IAS बनना है, इसके बाद कुछ और बनना है, आपके पास ठीक है तमन्ना कुछ है, इवन आप अगर बोलें कि नहीं यार मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन जाऊँ या फिर मैं चांद तक चला जाऊँ, इच्छाएं तो बहुत हैं, डिज़ायर तो बहुत हैं, लेकिन इनको करने के लिए सीमित संसाधन है। क्योंकि यानी कि अगर बात करें, चाहे फंड्स की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, तो जब संसाधन जब सीमित होते हैं और जब इच्छाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, ध्यान समझिएगा, जब संसाधन जो हमारे पास सीमित हैं, यहाँ पे हमारे पास इच्छाएं हैं,
बहुत ज़्यादा। लेकिन तो इसके बाद हम बीच में क्या करते हैं, जब इच्छाओं को और सीमित से जब हम करते हैं तो फिर हम यहाँ पे चयन का मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि चयन जब हम करते हैं, यानी कि यार अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी इच्छाएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहले उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन जो है वो सीमित हैं। तो जब सीमित संसाधन होंगे और इच्छाएं बहुत होंगी तो फिर बीच में हम चयन का मार्ग अपनाते हैं, यानी कि फिर हम प्रोबेबिलिटी देते हैं कि कौन सा काम पहले किया जाए ताकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी काम को जो हम अर्थव्यवस्था के तौर पे जो चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि 20 मिनट का लेक्चर हो गया, 20 मिनट से ऊपर नहीं बनाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है अर्थशास्त्र की शाखाएं और उसकी चीज़ों को जो समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।